चुप हो जाओ। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और क्लास 10th के जियोग्राफी के साथ आज हम फिर से अपनी कक्षा को रिपीट करते हैं। तो आप लोग क्लास में अपनी मेंटल एक्सरसाइज को दिखाते हुए सतत रूप से प्रयास करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का पोर्शन लिया है। हमारे एनसीईआरटी के पोर्शन का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम संसाधन एवं विकास कहते हैं। ये जियोग्राफी की पहली यूनिट है, और जियोग्राफी की जो पहली यूनिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। यहाँ से लगभग एग्ज़ाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 2 नंबरों के लिए अगर हाफ ईयरली में देखा जाए तो हाफ ईयरली में यहाँ से लगभग 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के हों, चाहे वो किसी क्लास की परीक्षा के हों। अब यहाँ पर हम संसाधन के विषय में बात करेंगे। संसाधन क्या है, संसाधन क्या होते हैं, या फिर संसाधन से हम क्या समझते हैं। ठीक है, अब देखिए संसाधन क्या होते हैं। संसाधन की एक परिभाषा होती है। वो परिभाषा में क्या होता है कि रिसोर्सेस या संसाधन। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो वह संसाधन है। ठीक है, अब देखिए ऐसी प्रौद्योगिकी जो उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, संसाधन वो है जिसके उपयोग के लिए या जिसको निकालने के लिए या जिसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए हमें कोयला निकालना है। अब जैसे हमें कोयला निकालना है तो कोयला निकालने के लिए हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिससे हम कोयले को बाहर निकाल सकें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे पास कोयला चाहे जितना हो, लेकिन हम उसे संसाधन नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसको निकालने में जो है असमर्थ हैं। जब हम निकालने में असमर्थ होंगे या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसको रिसोर्सेज या संसाधन नहीं कहेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए, एसेसिबल टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी, पहली शर्त ये है कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है कि हम आर्थिक रूप से संभाव्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। यानी कोयला अगर हमको निकालना है और मान लीजिए हम 1 किलो कोयला निकालते हैं और 1 किलो कोयला निकालने के लिए हमको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए खर्च करके अगर हम 1 किलो कोयला निकाल रहे हैं तब भी वो संसाधन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए खर्च करके हम कहीं अन्य भी जा सकते हैं, कुछ जो है दूसरा देख सकते हैं, कहीं और से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं या मंगवा सकते हैं या दूसरे ऊर्जा के स्रोतों में जा सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा है कि हमारे पास आर्थिक रूप से आर्थिक संभावना हो, आर्थिक संभावना हो। ठीक है, तो आर्थिक संभावना का मतलब यह है कि हमारे पास
जितना पैसा उपलब्ध हो उस उपलब्ध पैसे में जो है हमारा जो संसाधन है उसको उस पर हम रीच कर सकें। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी टेक्नोलॉजिकल शर्त ये है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास जितने लोग हैं या फिर समाज में जितने लोग रहते हैं वो सारे लोग जो है संसाधन को, चाहे कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आपका जो भी संसाधन हो, जिसको आप संसाधन समझते हैं, उसका प्रयोग करने के लिए वो लोग मान्य हों, अर्थात उसका प्रयोग करना चाहते हों। जैसे कि आजकल हर जगह पॉल्यूशन है, चाहे आप एयर पॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे आप जल प्रदूषण देख लीजिए, चाहे जितना जो पॉल्यूशन देख लीजिए। तो अगर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो उसको जो है समाज स्वीकृत नहीं देगा। जब समाज स्वीकार नहीं करेगा उसको, तो क्या होगा, वहाँ पर उसे भी संसाधन या रिसोर्स नहीं माना जाएगा। संसाधन या रिसोर्स नहीं माना जाएगा, यानी सामाजिक रूप से मान्य हो, रूप से मान्य हो। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। आर्थिक संभावना हो, सामाजिक रूप से मान्य हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, ठीक है। इन तीनों चीज से अगर वो उस कसौटी पर खड़ा है तो क्या होगा, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। संसाधन कह सकते हैं। भटकते चलिए। अब देखिए, भौतिक पर्यावरण हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे संस्थाएं हो, इन तीनों में जो कब्जा है वो मानव का ही है, ठीक है। रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब मानव क्या काम करता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है नेचर से संपर्क करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ जो है नेचर से संपर्क करता है और उसके बाद आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ठीक है, तो कुछ लोग संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, उसको गॉड गिफ्ट समझते हैं। जो जितने भी संसाधन होते हैं वो गॉड गिफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं, दोबारा उनको प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी एक बार प्रयोग करके उनका खात्मा हो जाता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, यानी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो इसीलिए संसाधन के दो संसाधन, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव। उत्पत्ति, जैव, अजैव, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव, ठीक।
जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है? ऐसे संसाधन जो जिनमें जीवन होता है, ठीक है, यानी जैसे जानवरों से प्राप्त ठीक है, जानवरों से प्राप्त संसाधन या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त संसाधन, पेड़ पौधों से प्राप्त संसाधन ठीक। अजैव में क्या है? ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, गैस है, सीएनजी है, ये सारी चीजें जो जैव तथा अजैव उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्त होते हैं उसके आधार पर जो है, फिर है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त हो सकते हैं कि नहीं समाप्त हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य जैसे सौर ऊर्जा यानी सन एनर्जी, सोलर लाइट इसे कहेंगे, सोलर लाइट, सोलर लाइट, सोलर लाइट, ठीक। फिर उसके बाद सोलर लाइट हो गया, ये नवीनीकरण हुआ। जैसे विंड एनर्जी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है नवीनीकरण योग्य है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी नवीनीकरण है। अनवीनीकरण कौन कौन से हैं? ठीक है, यानी अनवीनीकरण जिनको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, जो नॉन रिन्यूएबल हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको क्या किया जाता है, वो एक बार प्रयोग करके खर्च हो जाते हैं। एक बार प्रयोग किया हमने, उसके बाद वो खर्च हो जाएंगे। जैसे कोयला है, ठीक है, कोयले के प्रयोग से बिजली बनाया, धीरे धीरे कोयला खत्म हो जाएगा, फिर बिजली नहीं बन पाएगी, ठीक है। लेकिन सन क्या है? सूरज खत्म होने वाला नहीं है, सूरज की जो रोशनी है वो खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए सोलर एनर्जी ज़्यादा कांस्टेंट एनर्जी है। अब कोयला हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक। फिर उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर अर्थात कुछ लोगों का संसाधन व्यक्तिगत होता है, कुछ लोगों का सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। विकास के स्तर पर आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष।